हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को अभी कर रहे हैं और ये जो बायोलॉजी लेक्चर सीरीज है इसे हमने जो है नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 12th क्लास एनसीईआरटी से इसे पिकअप किया है। ये टॉपिक है एवोल्यूशन का। जैसा कि आप स्टूडेंट को ये एवोल्यूशन के टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या होता है और ये क्यों रेलेवेंट है मॉडर्न बायोलॉजी में, इससे रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था जो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम उसके नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लेक्चर को फिर से रखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में ये क्या एवोल्यूशन थ्योरी है। ठीक है, मतलब जो आपके टॉपिक कंटेंट आ रहा बुक में उस पे थोड़ा चलते हैं और एक एक करके धीरे धीरे आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इन वीडियो को अपने जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या जो भी नीट एस्पिरेंट हैं उनको ज़रूर आप फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर और लाइक करते हैं तो मुझे एक प्रमोशन मिलता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि मुझे नेक्स्ट वर्क आपके लिए ले आऊँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको पिछले बार मैंने आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई थी, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसे देखा होगा। बुक में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका आपको ब्रॉड लेवल पे कुछ चीज़ें ध्यान में आ जानी चाहिए कि कितने एरा आपको पढ़ने हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, उन एरा के अंदर पीरियड कौन से हैं और मॉडर्न अभी जो टाइम चल रहा है कंटेम्प्रोरी जो आज प्रेजेंट जो है वो क्या है, सीनोजोइक एरा है और उसमें क्या है, क्वाटरनरी है। बाकी आपको दो क्लैडिस्टिक मेंशन है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। उसको आप बार बार देखिए, जितनी बार आप उसे देखेंगे उतना ही चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगे। एक दिन में वो बिल्कुल याद नहीं होगा, वो धीरे धीरे सीक्वेंशियल याद होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जो एवोल्यूशन थ्योरी है इस पे। पिछले क्लास में जैसा आपको मैंने बताया था कि जो एवोल्यूशन थ्योरी है ये बताती है डाइवर्सिटी कैसे बना। मतलब ये एक्सप्लेनेशन है कि हमारी अर्थ पे जो प्रेजेंट फॉर्म है डाइवर्सिटी ना, वो कैसे आई, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए एवोल्यूशन थ्योरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक चीज़ जानना है कि एवोल्यूशन थ्योरी में देखो क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि क्या जैसे जो आज की हमारी जो भी डाइवर्सिटी है जो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, इन सब का फॉर्मेशन कब हुआ, ये सब कब आए, क्या ये सब हमेशा से हमारी अर्थ पे थे? इस टाइप के क्वेश्चन साइंटिस्ट और फिलोसफर ने पुटअप किए, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने रखा। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन का जब हम आंसर करने की कोशिश किए तभी ये एवोल्यूशन थ्योरी इवॉल्व हुआ। तो आज जब मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ तो थोड़ा इसका रेफरेंस आपको बताना ज़रूरी है, अदरवाइज आप समझेंगे नहीं कि ये सब बातें कैसे निकल के आ रही हैं और क्यों हमें मानना है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ एक जो शुरुआती फिलोसफर थे उन्होंने ये एजम्पशन किया कि ये जो है ये सारी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उनके लिए मान लीजिए कि वो डाइवर्सिटी कभी बनाई गई, क्रिएटेड की गई। कुछ एक मानते हैं क्रिएटेड की गई और कुछ एक मानते हैं इवॉल्व हुई। ठीक है, उससे मान लीजिए आपने डाइवर्सिटी का एक वो दे दिया, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आया, तो क्या अर्थ हमेशा से थी, हमारी अर्थ हमेशा से थी या इसका भी एवोल्यूशन हुआ? तो इसी वजह से जो एवोल्यूशन थ्योरी है इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अभी मैं टॉपिक लिख दूँ सारे, फिर आपको एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर है ओरिजिन ऑफ अर्थ,
ठीक है। फिर है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। और फिर है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इवन आपको एक और भी पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, होमोसेपियंस। मॉडर्न ह्यूमन या फिर होमोसेपियंस। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। एक्चुअल में हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसको हम बोलते हैं ना डाइवर्सिटी, कि ये डाइवर्सिटी सब कैसे आई। तो मान लीजिए इसका आंसर साइंटिस्ट ने ये खोज लिया कि इनका एवोल्यूशन हुआ, अभी जस्ट मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप जो है वैल्यू एज्यूम करते हैं ना मैथ में, कि एज्यूम किया जो वैल्यू है हमें निकालनी वो एक्स है, और फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसे प्रूव करते हैं कि जो आपने एक्स एज्यूम किया था वो एक्चुअल में कितना आया। बिल्कुल ये एक प्रोसीजर है साइंस में चलने का, इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, और फिर उसे एविडेंस देकर उसे थ्योरी में कन्वर्ट करना। तो ये तरीका होता है साइंटिफिक थिंकिंग का। ये जो चैप्टर है फ्रेंड, ये आपके बाकी चैप्टर की तरह नहीं है। यहाँ आपको साइंटिफिकली सोचना है और उस थिंकिंग को समझना है, जिससे स्टेप बाय स्टेप करके आज के प्रेजेंट एक्सप्लेनेशन पे सारे साइंटिस्ट पहुँचे हैं। आज जो आप मॉडर्न बायोलॉजी पढ़ रहे हो वो एवोल्यूशन के फाउंडेशन पे ही खड़ी है। तो आपको एवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एजम्पशन हैं, क्या थ्योरी हैं, उन सब को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसे सुनिए, यह सुनिए, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए। जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे जस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं और बस आप सुन लीजिए। फिर आप किताब पढ़िएगा, जब मैं आपको बोलूँगा कि अब किताब ये पढ़ लो, आप किताब पढ़ लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये था कि अर्थ पे जो सारी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब सारी स्पीसीज हैं, ये कैसे आई, एक क्वेश्चन था। फिर कुछ एक साइंटिस्ट उससे भी आगे जाके बोले क्या अर्थ हमेशा से थी, ठीक है। तो अर्थ जो है हमेशा से थी या नहीं थी। तो अगर अर्थ नहीं थी तो हमेशा से नहीं थी, तो क्या अर्थ की भी ओरिजिन हुई, क्या अर्थ भी कभी बनी है, उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसकी भी ओरिजिन हुई है। फिर हमारी अर्थ जो है एक कॉस्मॉस का पार्ट है, एक यूनिवर्स का पार्ट है। देखो हमारे यूनिवर्स में कुछ चीज़ें आप जानो, जैसे आप इतना तो आपने पहले पढ़ रखा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है। इस स्टार के चारों तरफ जो है इस तरीके से ऑर्बिट में प्लैनेट इसका चक्कर लगाते हैं। इसमें जो है ये प्लैनेट हैं, ये इसका चक्कर लगाते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। ये सोलर सिस्टम क्या है कि इसमें ये एक स्टार है, अर्थ एक स्टार है, और इसके चारों तरफ ये प्लैनेट इसका चक्कर लगाते हैं। ये जो सोलर सिस्टम है ये खुद एक बड़े चीज़ का पार्ट है, एक बड़े सिस्टम का पार्ट है। मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे जो है यूनिवर्स में और भी है। ऐसा नहीं कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला है कि हम सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, यही दुनिया है। एक्चुअल में आज हमें पता है कि दुनिया इससे कहीं बड़ी है। हमारे सोलर सिस्टम से जो बड़ा चीज़ है उसे हम गैलेक्सीज बोलते हैं, ठीक है, उसे हम गैलेक्सीज बोलते हैं। ये जो गैलेक्सीज हैं ये आपको इस तरीके के अरेंजमेंट दिखते हैं, इस तरीके से ये अरेंजमेंट दिखते हैं। जो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, डायग्रामेटिकली ये ऐसे दिखते हैं। इनके जो सेंटर होता है, ये जो गैलेक्सीज हैं
इस गैलेक्सी में जैसे मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी है जिसे मिल्की वे बोलते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है ना यूनिवर्स में, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसे मिल्की वे बोलते हैं। इसमें जो है ये कोई जगह है, यहाँ बहुत सारा ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है। इसमें एक छोटे से पार्ट को अगर बड़ा करोगे तो आपको इस तरीके से सोलर सिस्टम दिखेगा कि यहाँ सोलर सिस्टम है। पर ऐसा नहीं कि एक गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम यानी स्टार और प्लैनेटरी सिस्टम हो सकते हैं। और स्टार और प्लैनेटरी वाला सिस्टम हमारे यूनिवर्स में बहुत सारा। इस बोर्ड को अगर यूनिवर्स मान लो तो इसमें ये सैकड़ों हजारों हो सकते हैं इस टाइप से गैलेक्सी का जो कोर होता है, यहाँ पे जो इसका कोर है, इन कोर में जनरली जो है कोई न कोई ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या होता है अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ कोई न कोई ब्लैक होल होता है, तो इसकी वजह से जो है ये सारा मटेरियल इनका चक्कर लगाता रहता है और इस टाइप का अरेंजमेंट बहुत सारा है। तो हमें ये पता चला ना कि हमारा जो प्लैनेट है, जैसे मान लो ये सन है, सन के चारों तरफ अगर अर्थ है और बाकी जो प्लैनेट हैं ये हमेशा से यहाँ नहीं थे, इनका भी फॉर्मेशन हुआ है। उस थ्योरी को, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमें ये बताना पड़ता है कि एक्चुअल में यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स बना है। जब यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स का पार्ट अर्थ है, तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब अर्थ का फॉर्मेशन अलग से नहीं हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के फॉर्म में हुआ। यानी जब सोलर सिस्टम बनेगा तभी तो उसमें अर्थ बनेगा, क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है जो एक स्टार सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। ये आज की सच्चाई है। इसे जो है इसके सबूत हैं, क्योंकि हम जो है स्पेस में जा चुके हैं, स्पेस शटल से जा चुके हैं। हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप है जिससे हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, इन सब का एविडेंस है। तो ये सब बातें सच हैं, ये हमें अब पता है, ठीक है। लेकिन बहुत पहले ये बातें नहीं पता थी। जैसे देखो, जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले किसी को ये नहीं पता था कि एक हिडन वर्ड है माइक्रोब्स का, कोई ये नहीं जानता था। 18 सेंचुरी से पहले कोई नहीं जानता था कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी लाइफ होती है। उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे ना, वो भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ को ही लाइफ समझते थे, क्योंकि किसी ने बैक्टीरिया वगैरह को देखा नहीं था। वो तो पहली बार एक साइंटिस्ट है एंटोनी वान लीवेनहॉक, तो उसने देखा कि हाँ बैक्टीरिया में भी लाइफ है, फंजाई में भी लाइफ है, प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी है। तो उसने देखा कि बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लिविंग फॉर्म है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, हमारी जो आइज है, इसकी एक लिमिट है ना कि ये बहुत छोटा चीज़ नहीं देख सकता, जिसको आप ऑप्टिक्स में रेजोल्यूशन पावर बोलते हैं, कि हम एक लिमिट से ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं देख पाते, कुछ मिलीमीटर से छोटा नहीं देख सकते। अब बैक्टीरिया की साइज़ माइक्रोन में है तो उनको नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरीके से हम कितनी दूर देख सकते हैं इसकी भी लिमिट है। तो हम स्पेस में जो हमें स्काई दिखता है उसके बियॉन्ड क्या चीज़ है ये हमें ज़्यादा पता नहीं लगता। उसमें कुछ एक चीज़ें दिखती हैं, जैसे अर्लीस्ट टाइम से, बहुत अर्ली सिविलाइजेशन के टाइम से हमें स्टार दिखते थे, और हमें जो है चाँद दिखता था, और हमें सूरज दिखता था। फिर इसके बाद टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई। टेलीस्कोप की डिस्कवरी पहले हुई है, जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा कि अर्थ तो सन के अराउंड घूमती है। उसके पहले जो बिलीव हुआ करता था वो ये था उल्टा। आप इस बात को सोचिए ना, उसके पहले जो है, जब गैलीलियो के बारे में आप पढ़ते हैं, केपलर का प्लैनेटरी मोशन आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ उसका रेलिवेंट क्या है वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सोचो आप कि जब तक गैलीलियो ने ये बात नहीं बताई थी कि इस टाइप का हमारा सोलर सिस्टम का मॉडल है कि सन जो है सेंटर में है
और सारे प्लैनेट, नॉट ओनली अर्थ बट अदर प्लैनेट्स, ठीक है, जुपिटर, मार्स है ना, सैटर्न वगैरह, वो सब इसका चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दुनिया का जो सेंटर है वो सन है, और पहले इसका उल्टा माना जाता था कि अर्थ सेंट्रिक मॉडल, यानी अर्थ यहाँ सेंटर में है और जो सूरज और चांद है वो इसके चक्कर लगाते हैं। समझ रहे बात को? जो सन और मून है वो इसके चक्कर लगाती हैं। ऐसा इसलिए बोला गया कि एक कॉमन सेंस से हम देखते थे, हमारे एंसेस्टर देखते थे कि सूरज इस तरीके से निकल रहा है एक तरफ हॉरिजन से और दूसरी तरफ वो सनसेट हो रहा है, मून भी ऐसे निकल रहा सनसेट हो रहा है, तो उन्हें ये लगा कि अर्थ सेंटर में बाकी चीज़ें चक्कर लगाती है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन हुए, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ा, तो हमें पता लगा ये मॉडल गलत है, अर्थ सेंट्रिक मॉडल गलत है। जो सही मॉडल है वो ये है। अब इसको हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि अभी आप देखते हैं मार्स मिशन, चंद्रयान, सैटर्न मिशन, नासा के और सारे कई सारे मिशन है, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के कई सारे मिशन है, ऐसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो हर डेवलप जो भी इस कंट्री के पास ज़्यादा नॉलेज था, ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट था, उन्होंने अपनी स्पेस एजेंसीज बनाई और वहाँ तक उन्होंने अपने शटल भेजे और वहाँ से पिक्चर खींच के लाए। उनके सबूत है कि वो कैसे दिखते हैं। तो अब इसमें कोई किसी को आज डाउट नहीं है कि सन के अराउंड में चारों तरफ ये प्लैनेट घूमते हैं। अब सवाल था ये प्लैनेट क्यों घूमते हैं, ऐसा क्यों होगा कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगा। तो ये न्यूटन, देखो गैलीलियो के बाद न्यूटन आया ना, तो न्यूटन ने उस समय जो ये गैलीलियो और उसके पहले एक दो और फिलासफर और साइंटिस्ट रहे जैसे टाइको ब्रा, उसने क्या किया था कि ऑब्जर्वेशन करके इनके मोशन की पैटर्न को बताया था। और जब न्यूटन आया है तो न्यूटन ने क्या बताया कि एक्चुअल में क्यों ऐसा है कि ये इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है। आज उस चीज़ को आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो और इनका जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन क्यों होगा। आप पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जिसकी वजह से अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट होती है और साथ में सूरज के चारों तरफ भी रोटेट होती है। ठीक है, तो ये प्लैनेट का सिस्टम होता है। फिर हमने और ज़्यादा डिस्कवरी की और हमें पता लगा कि एक्चुअल में हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भी बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार हैं। कोई सन एक अकेला स्टार नहीं है। स्टार तो हम पहले देखते थे, जो ट्विंकलिंग आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमें दिखते थे, तो हमें पता लगा कि उनमें से जो खुद अपनी लाइट एमिट करते हैं वो स्टार होते हैं। और जब हम टेलीस्कोप से देखे तो हजारों थे। तो इसका मतलब क्या वो रैंडम थे या किसी ऑर्डर में थे। तो हमें पता लगा नहीं, वो एक ऑर्डर में है और उस ऑर्डर को हम गैलेक्सीज बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ना, ये गैलेक्सीज के डायग्राम है। इनका जो सेंटर होता है वो सेंटर में ब्लैक होल होता है। ठीक है, अब ब्लैक होल क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में है ये चीज़। तो देखो होता ये है यहाँ पे कि ये अरेंजमेंट है, आज की डेट में ये अरेंजमेंट है कि हमारे स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी गैलेक्सी है और गैलेक्सी जो है इस तरीके से प्लैनेटरी और स्टार के सिस्टम से बनी है। और ये जो सिस्टम है प्लैनेटरी और स्टार का जो सिस्टम है, ये एक नहीं बहुत सारा पॉसिबल है और ऐसा है, हमने देखा है। अब आपको एक चीज़ बताई जाती है, जैसे मैं डायरेक्ट उस पे आऊँ जो आपको पढ़ाया गया है कि पहला टॉपिक आपको पढ़ना ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा बिग बैंग हाइपोथेसिस। अभी तो ये थ्योरी हो गई है, पहले ये हाइपोथेसिस कहलाती थी, अब ये थ्योरी है, मतलब एविडेंस प्रूफ है।
देखो ये कैसे होता है, बिग बैंग हाइपोथेसिस कैसे है। देखो बात ये है कि जैसे ये कोई स्टार हो, ठीक है, ये कोई स्टार हो, इसके चारों तरफ इस तरीके से कोई प्लैनेट इनके चक्कर लगाते हों, ढेर सारे ऑर्बिट में। ये प्लैनेट नंबर 1 है, प्लैनेट नंबर 2 है, इस तरीके से प्लैनेट नंबर 3 है, इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट इनका चक्कर लगा रहे हैं। इस स्टार में रेडियो एक्टिव, यहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते रहते हैं। जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी वजह से इनसे एनर्जी निकलती रहती है। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी कि इसके अंदर एक्चुअल में फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं। इनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो सब फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल फ्यूज करते हैं और ये बनाते हैं हीलियम का मॉलिक्यूल। और जब ये ऐसा करते हैं तो इनसे थोड़ी एनर्जी भी निकलती है, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो आइंस्टीन ने बताया था E=mc², ठीक है। तो यहाँ जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये एनर्जी ही हमें सनलाइट, सन के हीट के फॉर्म में दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार है ये एक बहुत बड़ा इंजन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन के फ्यूल लगातार इन प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हीलियम में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि ये एनर्जी में चेंज हो रहे हैं। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, लाइट है, कॉस्मिक रेज है, फोटॉन है, डिफरेंट है, वो आप समझते हैं, ठीक है, उसके डिटेल में ना जाते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। एक कभी तो ऐसा होगा ना कि जब इसका सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई, तो उसमें एक बात आपको क्या समझाई कि जब हम अर्थ के हिस्ट्री की बात करते हैं, जियोलॉजी की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर में होता है। वैसे ही इसमें भी मिलियन और बिलियन ऑफ ईयर लगेंगे। यहाँ सारा जो स्केल है ना उतना बड़ा ही है। जैसे कितने प्लैनेट हैं, कितने आसमान में कितने तारे हैं, तो मिलियंस में है, बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, इस तरीके के नंबर है। तो ऐसे ही मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन टाइम लगेगा। वो ज़रूरी नहीं है। आप मेन चीज़ पे आइए जो आपको जानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा कि इस स्टार का, ये जो